एक बार फिर से आपका कबीर क्लासेस परिवार के अंदर स्वागत है। और आज हम देखेंगे कक्षा 10 का अध्याय संख्या 3। इससे पहले अध्याय 1 और 2 के संपूर्ण पार्ट अपलोड हो चुके हैं और आज के इस चैप्टर के अंदर हम देखेंगे अंग्रेजी साम्राज्य का प्रतिकार एवं संघर्ष। इससे पहले के दोनों पार्ट्स आप कैसे लगे कमेंट्स करके ज़रूर बताएं। और आज के पार्ट्स के अंदर हम देखेंगे अंग्रेजी साम्राज्य का विस्तार। इससे पहले मैं जो नेक्स्ट पार्ट के अंदर हमने पढ़ा था उससे संबंधित 2 प्रश्न हैं जिसके जवाब आपको क्वेश्चन बॉक्स के अंदर देने। पहला प्रश्न है सिख धर्म के संस्थापक कौन हैं, और दूसरा प्रश्न आपसे है कि कर्नल जेम्स टॉड ने किस युद्ध को मेवाड़ की थर्मोपल्ली कहा है। इन 2 प्रश्नों का आंसर आपको कमेंट बॉक्स के अंदर देना है। तो इसके अंदर हम देखेंगे अध्याय के अंदर अंग्रेजी साम्राज्य का प्रतिकार यानी उसका क्या करना है, विरोध करना है, और फिर उसे अंग्रेजी साम्राज्य को समाप्त करने के लिए क्या किया जाएगा, इसमें संघर्ष किया जाएगा। इसके बारे में हम इस अध्याय के अंतर्गत अध्ययन करेंगे। तो पहले हम इसकी भूमिका के बारे में देखेंगे और उसके बाद में जो नेक्स्ट है इससे आगे देखेंगे। तो पश्चिमी देशों ने अपने स्वार्थ यानी आर्थिक उद्देश्य, पश्चिमी देशों ने अपने कैसे आर्थिक उद्देश्यों को पूरा करने की दृष्टि से अलग अलग देशों में अपने उपनिवेश बनाए और बाद में साम्राज्य स्थापित किए। अब देखो ये जो लाइन आई है तो थोड़ा इससे हम बेसिक देख लेते हैं कि आखिर ऐसा क्या था कि जो इन पश्चिमी जो देश हैं इन देशों को आर्थिक उद्देश्यों को पूरा करने के लिए अपने उपनिवेश बनाने पड़े और इन्हें अपना साम्राज्य स्थापित करना पड़ा। तो हुआ क्या था कि 1453 ईस्वी के अंदर जो कुस्तुनिया का पतन हो गया था। तो इसके बाद देखो कुस्तुनिया क्या था, कुस्तुनिया के माध्यम से भारत का व्यापार किसके माध्यम से होता था, अरबों और पश्चिमी देशों के साथ में होता था। जो अरब व्यापारी करते थे वेनिस यानी इटली के व्यापारी, और वहाँ से होते हुए ये पूरा व्यापार हमारा पश्चिमी के सभी देशों के साथ होता था। लेकिन 1453 में कुस्तुनिया का पतन हो गया, इस पर तुर्कों का अधिकार हो गया। तो यूरोप की ओर जाने वाला जो स्थल मार्ग है वो क्या हो गया, अवरुद्ध हो गया। और इस व्यापार को करने वाले कौन थे, तुर्क, और तुर्कों के साथ में थे वेनिस के व्यापारी थे। तो इन दोनों ने मिलकर इस व्यापार के ऊपर एकाधिकार जमा लिया। तो इन दोनों के एकाधिकार के कारण जो यूरोप के बाकी देश थे, चाहे वो इंग्लैंड हो, पुर्तगाल हो आदि, स्पेन आदि, इनमें क्या हो गया, जो भारतीय वस्त्र, भारतीय मसाले, इनकी क्या हो गई थी, कमी हो गई थी। तो इनको प्राप्त करने के लिए ही इन विभिन्न देशों ने यानी जो ये एकाधिकार था, जो तुर्कों और वेनिस के व्यापारियों का जो एकाधिकार था, इस एकाधिकार को तोड़ने के लिए ही इन्होंने क्या किया था, ये कदम उठाए थे, जिसमें प्रमुख सबसे आगे निकले थे स्पेन और पुर्तगाल। भारत में ब्रिटिश उपनिवेशवाद की शुरुआत, तो इसके लिए जो पश्चिमी देशों के विशेषकर पुर्तगाल, स्पेन, इंग्लैंड, हॉलैंड, फ्रांस, ये सभी क्या लगे, आर्थिक स्वार्थों की पूर्ति के लिए इन्होंने भौगोलिक खोजों को बढ़ावा दिया। और भौगोलिक खोजों के माध्यम से इन्होंने उचित और अनुचित तरीके से औपनिवेशिक आक्रमण किए। और दूसरे जो जन उपनिवेश है या जिन उपनिवेशों में इन्होंने क्या किया, अपनी शक्ति के बल पर निरंकुश राज्य की स्थापना की और आर्थिक शोषण करके उपनिवेशों के अमूल्य खनिजों, खानों, महत्वपूर्ण वस्तुओं पर इन्होंने क्या कर दिया, नियंत्रण कर दिया था। इसके अलावा उन उपनिवेशों के साथ में क्या, उनके निवासियों के साथ में अत्याचार व बर्बरता का व्यवहार किया। सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक क्षेत्र में उनको क्या किया, बहुत ही पंगु बना दिया था और उनके हितों का क्या किया था, शोषण किया। मूल निवासियों को सभ्य बनाने के नाम पर उपनिवेशवादी शक्तियों ने स्थानीय लोगों का धर्म परिवर्तन करके उन्हें ईसाई बनाया और अपने धर्म और सभ्यता का उन्होंने क्या किया, प्रचार किया। जैसे अफ्रीका महाद्वीप के अंदर अमानवीय व्यवहार किया गया, अफ्रीकियों को गुलाम बनाकर अमेरिका भेजा जाता था, उन पर अमानुषिक अत्याचार किए जाते थे, कोड़े बरसाए जाते थे। वैसे ही बाहर से गिरमिटिया मजदूरों के रूप में मजदूरों को बाहर भेजा जाता था। भारत में ब्रिटिश उपनिवेशवाद की शुरुआत छल, कपट, अत्याचार और शोषण के साथ में हुई थी। अब देखो इस समय की स्थिति क्या है उसके बारे में थोड़ा बैकग्राउंड के अंदर मैं आपको बताना चाहूँगा कि ऐसा क्यों हुआ, भारत के अंदर क्यों अंग्रेज आए। देखो अंग्रेज वैसे तो मुगल साम्राज्य के अंतर्गत ही आ गए थे, यानी भारत पर जो पहले आने वाला पुर्तगाली यात्री था
वास्को डिगामा कब आया था? ये भारत आ चुका था 17 मई 1498 को ये कालीकट बंदरगाह पर पहुंचा था। और इसके बाद पुर्तगालियों का निरंतर यहाँ आना रहा और 1503 ईस्वी में उन्होंने अपनी जो व्यापारिक कोठी है वो व्यापारिक कोठी भी इन्होंने भारत के अंदर स्थापित कर ली थी। तो इन सभी बातों से जिस समय मुगल साम्राज्य लड़खड़ा रहा था, या कह सकते हैं मुगल साम्राज्य की स्थापना भारत के अंदर नहीं हुई थी। भारत के अंदर मुगल साम्राज्य की स्थापना 1526 में हुई थी और इस समय भारत के अंदर जो सल्तनत काल थी और उस सल्तनत काल के अंदर कमजोर शासक जो लोधी वंश के शासक शासन कर रहे थे और क्षेत्रीय शक्तियां इस समय क्या थी? प्रबल थी। और जब मुगल साम्राज्य का पतन हो गया उसके बाद भी फिर से क्या हुआ? क्षेत्रीय शक्तियों का उदय हुआ और तब तक ये कंपनियां भारत के साथ में व्यापार करते क्या हो चुकी थी? समृद्धशाली हो चुकी थी। तो इस कारण इन कंपनियों ने क्या किया? क्षेत्रीय शक्तियों के साथ मिल करके और फिर बाद में धीरे धीरे इन्होंने एक एक करके पराजित करके आंतरिक भागों में राजनीतिक प्रभुत्व स्थापित किया और बाद में इस प्रभुत्व में अंग्रेज आगे निकल गए। अंग्रेजों ने अन्य यूरोपीय कंपनियों को एक एक कर पराजित करके उनके ऊपर अपनी क्या थी? राजनीतिक प्रभुत्व स्थापित कर दी थी। भारत प्राचीन काल से एक समृद्धशाली देश रहा। देखो आप सबको बात ये समझ में आ जानी चाहिए, जैसे एक आम का पेड़ है तो आप पत्थर किससे, दो पेड़ है एक आम का और एक बबूल का, तो आप पत्थर किससे बांधोगे? निस्संदेह आपका जवाब होगा कि आम के पेड़ को। क्यों? क्योंकि उस पर मीठे आम लगे और वो प्राप्त करने के लिए आप करोगे। जबकि बबूल के पेड़ पर पत्थर मारोगे तो आपको क्या मिलेंगे? कांटे मिलेंगे। तो वैसे ही भारत प्राचीन समय से जो समृद्धशाली देश रहा है अपनी आर्थिक मोर्चे पर, यानी एक तरफा व्यापार के कारण, जिसके लिए प्राचीन काल से ही मौर्य साम्राज्य, गुप्त साम्राज्य, कुषाण साम्राज्य आदि विभिन्न साम्राज्यों के समय से भारत की आर्थिक समृद्धि बढ़ी। हालांकि इस बीच में कुछ विदेशी आक्रमण भी आए वो जो भारत से लूटपाट कर चले गए, फिर भी उनसे इतना नुकसान नहीं हुआ। और जैसे मुगल आए तो मुगलों ने भारत से बाहर धन नहीं लेकर गए थे, वो जो भी धन था उनका यहीं रह गया। तो भारत से बाद में जो इन ललचाई नज़रों के ऊपर पश्चिमी देशों का हमेशा से ही नज़र रहती थी। तो इससे क्या हुआ? भारत की जो सांस्कृतिक धरोहर है वो आर्थिक समृद्धि और आध्यात्मिक उन्नति ने संसार को क्या किया? सदैव भारत की तरफ हमेशा से इनको आकर्षित किया और विश्व के अन्य देशों के साथ साथ जैसे अंग्रेजों की भी भारत पर क्या हुई? सदैव निगाहें रही। यानी हर देश, चाहे अंग्रेज हो चाहे और देश हो, वो भारत की तरफ हमेशा ललचाई नज़रों से देखते थे। और भारत का जो खजाना है जिसका वर्णन अरबों ने किया, अरबों के माध्यम से और भी उस समय विदेशी यात्री वगैरह आए, उन्होंने अपने वर्णनों के अंदर जो भारत की आर्थिक समृद्धि का वर्णन किया, इससे विदेशी लोग क्या हुए? भारत की तरफ आकर्षित हुए थे। प्राचीन काल में जो भारतीय समृद्धि और संस्कृति का संचार व्यापक रूप से विश्व में हो चुका था, हर क्षेत्र में हो चुका था, शिक्षा आदि सभी क्षेत्र के अंदर, और इनके ऊपर कई सारे ग्रंथ और इन ग्रंथों का प्रचार पश्चिमी देशों के अंदर हुआ था, जिसमें भारत को प्राचीन समय के अंदर सोने की चिड़िया जो आर्थिक समृद्धि के कारण और विश्व का आध्यात्मिक गुरु शिक्षा के क्षेत्र में आगे होने के कारण कहा जाता था। इस कारण विश्व की निगाहें प्राचीन काल से ही भारत की ओर लगी हुई थी और प्राचीन काल से ही भारत के रोम और पश्चिमी देशों से सांस्कृतिक और व्यापारिक संबंध रहे। तो इन कारण क्या हुआ? भारत के साथ में इन का क्या हुआ? आकर्षण बढ़ता गया और 17वीं शताब्दी के प्रारंभ में जो भारत के भूमि के प्रति यूरोपियों का आकर्षण और अधिक बढ़ गया। इसके बारे में मैंने आपको बताया, जो 1453 की जो कुस्तुनिया पर तुर्कों का अधिकार है उसके कारण। और उसके बाद एक घटना हुई थी औद्योगिक क्रांति। तो औद्योगिक क्रांति के कारण जो बड़े पैमाने पर जो यहाँ माल जो तैयार किया गया उसको खपाने के लिए बाजार चाहिए था और इन उद्योगों के लिए क्या चाहिए था? कच्चा माल। इन सभी कारणों से इन्होंने क्या किया? भारत के ऊपर इन्होंने आक्रमण किया, यानी सभी कंपनियां भारत की ओर आकर्षित हुई थी। अब आगे नेक्स्ट देखेंगे। विश्व के अन्य देशों के साथ ही अंग्रेजों ने भी भारत पर सदैव निगाह रखी। शीघ्र ही वे भारत ये व्यापारी क्या बन गए? शासक। प्रारंभ में ये व्यापार करने के उद्देश्य से आए थे और धीरे धीरे भारतीयों की जो कमजोरी देखी, उस कमजोरी के कारण धीरे धीरे ये सशक्त होते चले गए। हमेशा होता वहाँ ही है, जहाँ अपनी कमजोरी होगी तो वहाँ क्या होगा? जैसे कहते हैं ना कि दो लड़ेंगे तीसरा लाभ उठाएगा, वैसे दो पक्ष हमारे स्थानीय शासक आपस में लड़ा करते थे, तो इनकी कमजोरी का लाभ अंग्रेजों ने उठाया था। कुछ हमारी प्रकृति ऐसी थी जिनके कारण विदेशी लोगों को भारत के अंदर अपना हाथ से बढ़ाने और शासन स्थापित करने में मदद मिली।
अंग्रेजों के कारण भारत की सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक व्यवस्थाओं को आधारभूत क्षति पहुंची। क्यों क्षति पहुंची? क्योंकि इनका मुख्य उद्देश्य था अपने देश को समृद्ध करना और इसके लिए उपनिवेशों का हमेशा शोषण करना। तो इसके लिए इन्होंने क्या कर दिया? इन्होंने छल, कपट, अत्याचार और शोषण द्वारा जो भारत की सांस्कृतिक, आर्थिक और सामाजिक व्यवस्थाएं उनको नुकसान पहुंचाना प्रारंभ कर दिया था। अब देखेंगे नेक्स्ट 1757 से 1857 की स्वतंत्रता की चेतना। तो 23 दिसंबर 1600 ईस्वी को ब्रिटेन के प्रमुख व्यापारियों ने, कहाँ के? ब्रिटेन के प्रमुख व्यापारी ने एक संयुक्त पूंजी उद्यम के रूप में दी गवर्नर एंड कंपनी ऑफ मर्चेंट ऑफ लंदन ट्रेडिंग इन टू द ईस्ट इंडीज नाम से एक ब्रिटिश कंपनी की शुरुआत की, जिससे हम शॉर्ट में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के नाम से जानते और बाद में चल कर के हम इसे केवल ईस्ट इंडिया कंपनी के ही नाम से जानने लगे। ये वही ईस्ट इंडिया कंपनी जिसका गठन 23 सितंबर 1600 ईस्वी को हुआ था। तो यहीं से भारत के अंदर क्या हुआ? इसकी शुरुआत हुई थी। हालांकि इसके बारे में कुछ बुक्स के अंदर जैसे मिलता सितंबर 1599। तो देखो सितंबर 1599 में क्या है कि जो सितंबर 1599 उसमें एक लॉर्ड मेयर नामक जो एक व्यापारी व्यक्ति था, उसकी अध्यक्षता में ब्रिटिश व्यापारी ने एक प्रस्ताव प्रस्तुत किया था और उसमें ये निश्चय किया था जिसमें भारत के साथ में सीधे व्यापार करने के लिए एक संस्था का गठन किया जाए। तो उस संस्था का गठन ये इस दिन किया गया। और 31 दिसंबर 1600 ईस्वी को एलिजाबेथ, जो कौन थी? वहाँ की महारानी थी, इस कंपनी को पूर्व के साथ व्यापार करने का अधिकार पत्र दिया, जो कितने वर्ष के लिए वैध था? 15 वर्षों का इसको व्यापारिक विशेषाधिकार इस कंपनी को दिया गया था। ये देख लीजिए उस समय का जो चित्र है ना, प्लासी का युद्ध। हालांकि अभी आगे पढ़ेंगे या कहती है प्लासी के युद्ध के। तो इसके बाद जब अधिकार पत्र दिया तो काफ़ी सारे दोनों के बीच में आदान प्रदान भी हुआ। और इसके बाद में जो ब्रिटेन का सम्राट था जेम्स प्रथम, उसने 1609 ईस्वी के अंदर इस जो कंपनी का अधिकार जो महारानी एलिजाबेथ ने 15 वर्ष के लिए दिया था उसको अनिश्चित काल के लिए बढ़ा दिया था। तो इससे काफ़ी कुछ हुआ, कई सारे लोग भारत के अंदर आए इस दरमियान। तो 1612 ईस्वी में सूरत में ईस्ट इंडिया कंपनी ने स्थायी व्यापारिक कोठी की क्या की? स्थापना की। हालांकि 1608 ईस्वी में भी कैप्टन हॉकिंस पहुंच गया था, लेकिन अंग्रेजों को जो अपनी कंपनी फैक्ट्री स्थायी रूप से कोठी स्थापित करने के लिए 1612 में जहांगीर द्वारा, जो उस समय मुगल सम्राट थे, अनुमति दी गई। 1604 ईस्वी में मद्रास, चेन्नई में फोर्ट सेंट जॉर्ज नामक किले का निर्माण करवाया। 1717 में मुगल बादशाह फर्रुख सियर ने एक फरमान जारी कर कंपनी को 38 गांवों की क्या दी थी? जमींदारी दी। तो इस तरीके से कंपनी धीरे धीरे भारतीय मामलों के अंदर क्या हुई थी? आगे बढ़ती जा रही थी। तो धीरे धीरे यहाँ से क्या थी? अब भूमि भी प्राप्त करना अधिक उसने प्राप्त कर लिया। जो व्यापार करने के लिए आई थी उच्च कंपनी ने क्या किया? भारत के अंदर जो जमींदारी है उसको प्राप्त करना प्रारंभ कर दिया था। 3000 रुपये नजराने के बदले कंपनी के माल को सीमा शुल्क से क्या कर दिया? मुक्त कर दिया। और चूंकि शुल्क मुक्ति के लिए अंग्रेजों को दस्तक यानी विशेष अनुमति पत्र जारी करने का अधिकार, यही वो दस्तक पड़ता है जिसके लिए क्या किया था? अब देखो 1717 में क्या हुआ था? मुगल बादशाह जो थे उस समय फर्रुख सियर, तो फर्रुख सियर को एक कोई दुर्लभ बीमारी थी। उस बीमारी से जो एक अंग्रेज प्रतिनिधि मंडल आया था, उस प्रतिनिधि मंडल के अंदर एक था डॉक्टर विलियम हैमिल्टन, और उस विलियम हैमिल्टन ने इनको क्या कर दिया था? उस बादशाह फर्रुख सियर को उस बीमारी से मुक्त कर दिया था। तो इस कारण खुश होकर के जो फर्रुख सियर ने 1717 ईस्वी के अंदर एक क्या कर दिया था? फरमान जारी किया था, और उस फरमान को यम दस्तक के नाम से जानते हैं, जिसमें एक बार 3000 रुपये नजराने के रूप में मुगल बादशाह को देने थे। तो और बदले में क्या करना था? उस कंपनी को जो सीमा शुल्क से मुक्त और चुंगी शुल्क से मुक्त व्यापार करने का अधिकार इन्हें प्राप्त हो गया था। तो यही है विशेष अनुमति पत्र जो चुंगी शुल्क मुक्ति के लिए था। और कहाँ था? बंगाल के अंदर। बंगाल जो उस समय का भारत का सबसे समृद्ध प्रांत था। तो ऐसे समृद्ध प्रांत के अंदर कंपनी को ये अधिकार मिलना और कंपनी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण सिद्ध हुआ था।
कंपनी ने अपना सारा ध्यान बंगाल के ऊपर केंद्रित, क्योंकि उस समय जो बंगाल है वो भारत का सबसे समृद्ध प्रदेश था। साथ में ही वहाँ से विदेशी व्यापार, तटवर्ती बंदरगाह आदि बहुत ही महत्वपूर्ण स्थिति थी। 1757 ईस्वी से पूर्व अंग्रेजों के अन्य यूरोपीय कंपनियों को पराजित कर अपनी सर्वोच्चता स्थापित कर ली। यानी धीरे धीरे देखो, इसमें प्रारंभ के अंदर भारत के अंदर पुर्तगाली आए, पुर्तगाली के बाद डच आए, डचों के बाद अंग्रेज आए, अंग्रेजों के बाद डेनमार्क, फिर फ्रांसीसी आए। तो अंग्रेजों ने इन सबको क्या कर दिया, धीरे धीरे करके पराजित कर दिया था। जैसे उन्होंने पहले डचों के साथ संघर्ष चला, डचों को इन्होंने हराया, इनके फिर पुर्तगालियों के साथ में भी संघर्ष चला। विशेषकर तो प्रारंभ के अंदर पुर्तगालियों के साथ ही अंग्रेजों का संघर्ष चला और वहाँ से स्थापना हुई। लेकिन धीरे धीरे डचों और पुर्तगालियों के बीच में संघर्ष से पुर्तगालियों की स्थिति बहुत ही कमजोर हो गई थी और बाद में 1661 ईस्वी में ब्रिटिश सम्राट चार्ल्स द्वितीय का जो पुर्तगाल की राजकुमारी है कैथरीन बेग्रांजा के साथ विवाह हो जाता है और विवाह के बाद दोनों में शांति हो जाती है और कंपनी को जो बम्बई का इलाका है वो दहेज में मिल जाता है। तो इस तरीके से और अंग्रेज और डचों के बीच में एक प्रसिद्ध 1759 में बेदरा का युद्ध, इसके द्वारा डच क्या हो जाते हैं, भारत से फिर पलायन कर जाते हैं और डेनमार्क वासी भी भारत में आते हैं, लेकिन वो सफल नहीं होते, यानी वो अपनी नींव सुदृढ़ नहीं कर पाते और 1845 में वो अपनी जो बस्तियां वो अंग्रेज़ों को बेचकर चले जाते हैं और फिर बसते हैं फ्रांसीसी। तो फ्रांसीसी और इनके बीच में प्रसिद्ध 3 कर्नाटक के युद्ध होते हैं और इन कर्नाटक के युद्धों के अंदर अंग्रेजी सर्वोच्चता स्थापित हो जाती है और फ्रांसीसी क्या हो जाते हैं, इसमें पराजित हो जाते हैं। मुगलों से फरमान प्राप्त करने के बाद ईस्ट इंडिया कंपनी का बंगाल में क्या हो गया, हस्तक्षेप बढ़ गया, यानी वहाँ पर राजनीतिक आदि मामलों में इस तरीके से क्या करती थी, हस्तक्षेप करती। विशेषकर आर्थिक मोर्चे के अंदर कंपनी क्या करती थी, फ्री पास जारी किया करती थी, यानी इसका वो क्या करने लग गई थी, दुरुपयोग करने लगी थी। 10 अप्रैल 1756 को बंगाल के नवाब अली वर्दी खान की क्या हो गई, मृत्यु हो गई और उसका उत्तराधिकारी छोटी पुत्री का पुत्र सिराजुद्दौला बना, यानी ये इसका क्या था, नाती था। इस कारण इनके बीच में क्या हुआ, संघर्ष होना तो स्वाभाविक ही था और इसी संघर्ष के कारण इनकी जो स्थिति है वो स्थिति भी निरंतर क्या होती गई, कमजोर होती चली गई थी। जबकि पूर्णिया का गवर्नर शौकत जंग भी क्या करना था, नवाब बनना चाहता था, क्योंकि ये भी क्या था, इनका दोहिता था, इस कारण ये भी अपना जो हक है वो हक मानता था। अंग्रेजों ने इस अवसर का लाभ उठा करके नवाब के जो विरोधी, उन विरोधियों को क्या करना दे दिया, संरक्षण प्रदान करना, यानी जो अंग्रेजी जो फैक्ट्री थी या जो अंग्रेजी कोठियाँ थी वो नवाब के विरोधियों का क्या बन गई थी, अड्डा बन गई थी। इनको निरंतर इन्होंने क्या कर दिया था, संघर्ष जो देना प्रारंभ किया, जिसमें विशेषकर जैसे थे अमीर चंद थे, जगत सेठ थे, सेनापति सादिक खां, राजा मानक चंद, मीर जाफर आदि, इनको क्या कर दिया था, अंग्रेजों ने संरक्षण देना प्रारंभ कर दिया था। आर्थिक मामलों को लेकर भी नवाब और अंग्रेजों के बीच में काफ़ी मतभेद हो गए। आर्थिक मामलों में जो विशेष रूप से जो दस्तक प्रथा जारी की गई थी, तो वो विशेष रूप से दोनों के बीच में संबंध, क्योंकि अंग्रेज इसका क्या करे, दस्तक प्रथा यानी क्या था, फ्री पास का अंग्रेज दुरुपयोग करते थे और वे इस दस्तक को भारतीय व्यापारियों को क्या करते थे, बेच देते थे। इससे नवाब को क्या होता था, आर्थिक लाभ होने की जगह अपने आर्थिक क्या हो रहा था, आर्थिक नुकसान हो रहा था, जिसके परिणाम स्वरूप 23 जून 1757 ईस्वी को क्या हुआ, प्लासी का युद्ध हुआ। किसके बीच में हुआ, अंग्रेजों और जो उस समय बंगाल के नवाब थे सिराजुद्दौला के बीच में। प्रसिद्ध जो इसको याद कैसे रखोगे, प्लासी के युद्ध में, तो आप याद कर लेना कि 23 प्लास के फूल जून की गर्मी में 1757 हो गए, प्लास के 23 फूल जून की गर्मी के अंदर 1757 हो गए। इस तरीके से आप इसको क्या कर लेंगे, याद रख लेंगे, जिसमें अंग्रेजों की क्या हुई, विजय। हालांकि ये विजय अंग्रेजों की कोई सैनिक योग्यता के बल पर नहीं थी, ये षड्यंत्र के द्वारा रची गई थी, जिसमें अंग्रेजों ने मीर जाफर आदि को अपनी तरफ मिला लिया था। तो मीर जाफर आदि क्या हुए, जो मीर जाफर है, दुर्लभ राय है, ये सेना का जो युद्ध के समय ये वाला भाग क्या था, निष्क्रिय रहा, यानी इसने युद्ध में भाग नहीं लिया था और इस स्थिति देखकर नवाब वहां से भागा और जो मीर जाफर का पुत्र था मीरन, इसके हाथों क्या हुआ, ये नवाब मारा गया था। अंग्रेजों ने बंगाल का नवाब मीर जाफर को बना दिया। ये उस अंग्रेजों का क्या था, यानी उसका ही बनाया हुआ था, जो कोई स्वतंत्र शासक नहीं था, अंग्रेजों के हाथों की कठपुतली था।
जिसने बंगाल में अंग्रेजों की सर्वोच्चता स्थापित। यही तो था। देखो ये सब जगह अब हम जितना इतिहास देखें, कोई भी विधिवत शासक का लालच दे दिया, पद का लालच दे दिया और अपने देश को इसी तरीके से वो बर्बाद कर देते थे। वैसा ही यहाँ किया गया। 1760 ईस्वी में जब मीर जाफर अंग्रेजों को धनापूर्ति नहीं, यानी तो यहाँ क्या हुआ था, कुछ समय तक दोनों के बीच में संबंध ठीक रहते और 1760 में जब मीर जाफर अंग्रेजों को धनापूर्ति नहीं कर सका तो अंग्रेजों ने मीर कासिम को क्या कर दिया, बंगाल का नवाब बना दिया। हालांकि मीर जाफर ने दोनों हाथों से खुले दान से अंग्रेजों को क्या किया था, धन दिया था। उसने जैसे कंपनी के बड़े बड़े अधिकारी थे और जो खुद रॉबर्ट क्लाइव था, जो इस समय क्या कहा था, युद्ध के अंदर जो मुख्य रूप से क्लाइव के बीच में ये हुआ था, अंग्रेजी सेना का नेतृत्व किया, उसने नवाब से जो अवैध तरीके से और अनैतिक तरीके से बहुमूल्य उपहार लिए थे। तो इन सब के कारण इसको क्या हुआ था, इसका खजाना भी खाली हो गया था और अंग्रेजों ने मीर जाफर को एक जो सोने की बोरी है उस बोरी की तरह इस्तेमाल किया और जब चाह इसमें हाथ डाला और अपना धन वसूल किया। लेकिन ऐसा कब तक चलने वाला था, तो आखिर ऐसा समय आया जब अंग्रेजों की डिमांड ये मीर जाफर पूरा नहीं कर पाया था। तब इसका एक जो प्रतिद्वंदी था मीर कासिम, उसको क्या किया गया था, नवाब बनाने का लालच दिया गया। तो यहाँ इसको क्या कर दिया गया, नवाब बना दिया गया था। नवाब बनने के बाद मीर कासिम ने बंगाल के प्रशासनिक पुनर्ग्रहण का प्रयास किया। यानी इसने भी क्या किया था, पहले तो 3 करोड़ रुपए इसने अंग्रेजों को दिए और बाकी हर अंग्रेज अधिकारियों को भी क्या थी, धन की इसने क्या की थी, पूर्ति की थी। जिसका इस दोनों के बीच में एक संधि हुई थी, कासिम वेंटी-टाट संधि हुई थी 27 सितंबर 1760 में, जिसमें मीर कासिम ने वेंटी-टाट को क्या किया था, 50,000 पाउंड, हालवेल को 27,000 पाउंड और कलकत्ता काउंसिल के अन्य सदस्य है ना, हर सदस्य प्रत्येक सदस्य को 25,000 पाउंड दिया था और 3 करोड़ रुपए तो अंग्रेजों को, यानी वो कंपनी के लिए वो अलग से दिए थे। तो इस तरीके से बहुत सारा धन देख करके ये क्या हुआ था, फिर अंग्रेजों से पीछा छुड़वाना चाहता था, लेकिन अंग्रेज ऐसा पीछा छोड़ने वाले नहीं थे। तो इसके बाद इसने क्या किया था, प्रशासनिक पुनर्गठन का प्रयास किया था और जैसे इसने प्रशासनिक पुनर्गठन और भ्रष्टाचार व ब्रिटिश हस्तक्षेप आदि का विरोध किया तो अंग्रेजों ने इसको भी क्या कर दिया, कमजोर कर दिया था और इसको बाद में यहाँ से हटा लिया। तो अंग्रेजों के निरंतर हस्तक्षेप के कारण क्या हुआ, ये इस मामले में भी सफल नहीं हुआ और आर्थिक मामलों एवं विभिन्न सुविधाओं को लेकर के मीर कासिम और अंग्रेजों के बीच में मतभेद क्या हुए, बढ़ते ही चले गए थे। अब देखो ये आर्थिक मामले क्या थे, आखिर ऐसी क्या बात थी दोनों के बीच में आर्थिक तरीके को लेकर के छिड़ गई थी। तो देखो कंपनी और उसके अधिकारी जो बंगाल में मिली जो व्यापारिक सुविधा है उसका दुरुपयोग करे। कौन सी व्यापारिक सुविधा, वही जो हमने पहले बताई थी, दस्तक यानी फ्री पास का। तो इससे क्या हो रहा था, नवाब के राजकोष को क्या हो रही थी, हानि हो रही थी। तो नवाब ने देखा कि अंग्रेज कहने से मान नहीं रहे, इसने नवाब ने अंग्रेजों को बार बार पत्र भी लिखे लेकिन उनके ऊपर कोई असर नहीं हुआ। तो इसने क्या किया कि अंग्रेज व्यापारियों को छूट है तो ये दुरुपयोग करते तो भारतीय व्यापारियों को भी क्या कर दी जाए, छूट दे दी जाए। तो मीर कासिम ने भारतीय व्यापारियों को भी छूट दे दी, अंग्रेजों जैसा ही फ्री पास इन्हें दे दिया, यानी कर से मुक्त कर दिया। तो ऐसा अंग्रेज कैसे चाहते थे, अंग्रेज तो इन अपने जो फ्री पास को भारतीय व्यापारियों को बेच देते थे, उनसे धन वसूल करते थे। तो अगर ऐसा करने से अंग्रेज ने अपने हितों पर आघात माना और इससे अंग्रेज क्या हो गए, नाराज हो गए। तो इस कारण क्या होगा, फिर संघर्ष होगा, इसको हटा के फिर किसको बना देंगे, मीर जाफर को वापिस क्या बना दिया गया, नवाब बना दिया गया। तो अब जो इनके बीच में अब क्या हो गए, मीर कासिम अब 10 नवाब हुए और इन अब 10 नवाबों के बीच में 22 अक्टूबर 1764 को क्या हुआ, बक्सर का युद्ध। अब इससे कैसे याद रखेंगे, तो देखो इससे याद रख देना कि 22 बक्से अटके चतरा 64 में, यानी 22 बक्से हैं वो चतरा 64 के फेर में अटक गए। इस तरीके से याद रख लेना, थोड़ा कोऑर्डिनेटेड डेट वगैरह आपको याद हो जाएगी। जिसमें क्या हुई थी, नवाब की यहाँ पर पराजय हुई थी। काफ़ी लंबा संघर्ष चला था और बाद में निर्णायक युद्ध हुआ था, बक्सर का युद्ध। और इस युद्ध के अंदर नवाब के साथ में और भी शासक थे, जैसे अवध का नवाब था शुजा-उद-दौला और मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय और संवै इधर मीर कासिम। तीनों के बीच में ये युद्ध लड़ा गया, लेकिन इस तीनों की जो संयुक्त सेना भी क्या हुई, इस युद्ध में पराजय हुई और अंग्रेजों के इस युद्ध में क्या हुई थी, महत्वपूर्ण विजय थी। ये युद्ध भारतीय इतिहास के लिए क्या हुआ था,
घातक सिद्ध हुआ। क्यों? क्योंकि इस युद्ध ने क्या किया था, प्लासी के निर्णय, उस निर्णय पर क्या कर दी थी, पक्की मोहर लगा दी थी। प्लासी का युद्ध क्या छल कपट के माध्यम से जीता गया, जबकि ये युद्ध क्या सैनिक दृष्टि से जीता गया। इस कारण इसका सैनिक और राजनीतिक दृष्टि से क्या हुआ था, महत्वपूर्ण स्थान है। और अब क्या हुआ, इस युद्ध के बाद अब अंग्रेजों को भारत के अंदर जो चुनौती देने वाला है, या इस विशेषकर उत्तरी भारत की बात कर लेते हैं तो भी इसमें कोई नहीं था। तो अंग्रेजों के लिए अब क्या होगा, दिल्ली तक का रास्ता इससे खुल गया था। क्यों खुल गया था? क्योंकि अब जो नवाब है, नया नवाब बनाया गया जो मीर जाफर, वो उसका कठपुतली था। अवध का नवाब जो शुजाउद्दौला, वो उसका आभारी बन गया। और मुगल सम्राट को इन्होंने क्या बना दिया, पेंशनर बना दिया था। इस युद्ध के बाद अंग्रेजों को बंगाल, बिहार, उड़ीसा की दीवानी के अधिकार अंग्रेजों को प्राप्त हो गए। इन तीनों ही प्रदेशों की क्या हुई थी, दीवानी के अधिकार हो गए। इन दोनों के बीच में, अंग्रेजों और इनके बीच में क्या संधि हुई थी, एक इलाहाबाद की संधि हुई थी। तो इलाहाबाद की संधि के द्वारा कंपनी को बंगाल, बिहार और उड़ीसा के दीवानी अधिकार जो मुगल बादशाह, उससे इन्हें प्राप्त हो गए थे। और इससे भारत में उद्योगों और व्यापार को क्या हुई थी, हानि। अब अंग्रेज इस क्षेत्र के अंदर क्या हो गए थे, प्रमुख हो गए थे। और इन्होंने धीरे धीरे अब यहाँ से भारतीय उद्योगों और व्यापार को नुकसान पहुँचाना प्रारंभ कर दिया। तो ये बहुत ही टर्निंग पॉइंट है। यहाँ से अब अंग्रेज शक्तिशाली होते गए और भारतीय व्यापार, उद्योग और समृद्धि पर अब सामंत प्रारंभ हो गई थी। अब हम देखेंगे अंग्रेजों का मराठा व मैसूर से संघर्ष। इसके अलावा मैंने आपको बताना चाहूँगा कि अगर मेरा प्रयास आपको अच्छा लग रहा, दिल से आपको लग रहा है कि अशोक सर का पढ़ाया हुआ हमारे लिए बहुत ही हेल्पफुल लग रहा है, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले। और अगर इससे भी आपको अच्छा और ये लग रहा है तो फिर आप लाइक कर दें, अन्यथा आप डिसलाइक भी कर सकते हैं, जो आपकी मर्ज़ी है। और आप अपनी जो इच्छा के लिए स्वतंत्र है, आप जैसा चाहे वैसा कर सकते हैं। इसके अलावा आपको बहुत ही आप हर प्लेटफॉर्म पर मुझसे जुड़ सकते हो। जैसे आप फेसबुक पेज पर भी आप मुझसे जुड़ सकते हो, जिसका वीडियो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर दे दूंगा, जो EDU के नाम से, EDU के नाम से। इसके अलावा आप मुझे इंस्टाग्राम वगैरह, टेलीग्राम और हर चीज़, टेलीग्राम का जो अपना चैनल है, अपना खुद का ग्रुप है, उस ग्रुप का भी मैं लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा। इसके अलावा हर जगह इंस्टाग्राम, ट्विटर, फेसबुक वगैरह सब जगह आप मुझसे जुड़ सकते हो। इसके अलावा ब्लॉगर पर भी आप मुझसे जुड़ सकते हो। इस चैनल के नाम से, ये कबीर क्लासेस नाम से ये ब्लॉगर, उस ब्लॉगर में जा कर के भी जुड़ सकते हो। बहुत ही महत्वपूर्ण आर्टिकल वहाँ भी मैं डालता रहता हूँ, तो वहाँ से भी आप इसके बारे में अध्ययन कर सकते हो। तो 18वीं शताब्दी में भारत में मराठा शक्ति एक प्रमुख शक्ति के रूप में स्थापित हो चुकी थी। अब देखो मराठों के बारे में हम थोड़ा देख लेते हैं। मराठे क्या थे इस समय, क्या था जब भारत के अंदर मुगल साम्राज्य डिक्लाइन की ओर था। तो जब वैसे हमने देखा कि औरंगजेब और शिवाजी के मध्य काफ़ी सारे संघर्ष चले थे, और उसके बाद में निरंतर मुगल साम्राज्य कमज़ोर होता गया और जो मराठा साम्राज्य वो उन्नति की ओर बढ़ता चला गया था। और शिवाजी के बाद में क्या हुआ था, शिवाजी के बाद से जो पेशवाओं के हाथ में सत्ता आई, तो निरंतर इससे मराठा साम्राज्य उत्कर्ष की तरफ बढ़ता चला गया था। और अब देखो इन दोनों के जो संबंधों की बात करते हैं, जैसे मराठों और अंग्रेजों के बीच में क्या था, तो अंग्रेजों और मराठों का संपर्क शिवाजी के समय से हो गया था, जब अंग्रेजों ने शिवाजी के राज्यारोहण के समय भाग लिया था। और इसके बाद में निरंतर पेशवाओं के दरबार में भी अंग्रेजों का आवागमन होता था। लेकिन जब तक मराठे शक्तिशाली थे, तब तक अंग्रेजों ने इनसे टक्कर लेने का साहस नहीं किया। लेकिन जैसे ही 14 जनवरी 1761 ईस्वी को पानीपत का जो तीसरा युद्ध हुआ, पानीपत का तृतीय युद्ध के अंदर मराठों की शक्ति क्या हो गई थी, कमजोर हो गई थी। और इसी के साथ अंग्रेजों को ये मौका मिल गया कि अब वो क्या करे, भारत में अपना साम्राज्य प्रचार करे, और जो इसके राजनीतिक मंसूबे हैं उन मंसूबों को क्या करे, अब इन्हें आगे बढ़ाने का मौका यहाँ से मिल गया था। तो ये वो महत्वपूर्ण स्टेप हैं जब अंग्रेजों के, देखो हर परिस्थितियाँ क्या हुई थी, अंग्रेजों के अधीन होती चली, यानी उनके अनुकूल होती चली गई थी। और ये क्या हुआ था, ये भारतीय शक्तियों के लिए क्या हो गई थी, यहाँ से ये कमजोर स्थिति होती चली गई थी। तो अंग्रेजों को भारत पर अधिकार करने से रोकने वाले कौन थे, चुनौती मराठे थे। इस समय जो सर्वोच्च ताकत थे वो कौन थे, मराठा ही थे, कि वो अंग्रेजों को क्या कर सकते थे, रोक सकते थे। लेकिन अब मराठा शक्ति के डिक्लाइन हो जाने के बाद ऐसा भारत में अन्य शासक कोई रहा नहीं जो इनको अंग्रेजों को क्या रखे, रोक। तो अंग्रेज जिस अवसर की तलाश में थे, वो अवसर अब अंग्रेजों के सामने उपस्थित था।
अब अंग्रेज मराठों को अपने अधीन करने का अवसर तलाश रहे थे। 1772 में पेशवा माधवराव की मृत्यु के बाद उसका भाई नारायण राव क्या बना, पेशवा बना। लेकिन पूर्व पेशवा का चाचा रघुनाथ राव, जिसे राघोबा भी कहते हैं, पेशवा बनना चाहता। अब देखो क्या हुआ, जो 14 जनवरी 1761 का पानीपत का जो तृतीय युद्ध हुआ था, इस तृतीय युद्ध के अंदर क्या हुआ था, अंग्रेजों की अपने मराठों की बुरी तरीके से पराजय हुई थी और मराठा साम्राज्य शायद ही फिर से उठ पाए, ऐसी स्थिति हो गई थी। लेकिन इसके बाद में जो ये नए पेशवा बने थे माधवराव, इनके नेतृत्व में जो मराठा शक्ति है वो वापस उत्कर्ष की ओर बढ़ने लगी थी। लेकिन इसी दरमियान बहुत ही कम समय के अंदर यानी 1761 में संघर्ष हुआ और 1772 में इनकी क्या होगी, मृत्यु। ये मृत्यु जो पानीपत के तृतीय युद्ध से भी ज़्यादा इनके लिए, मराठों के लिए नुकसानदायक सिद्ध हुई। और इसके साथ ही जो मराठों के अंदर है वो क्या हुआ, फूट पड़नी प्रारंभ हो गई थी। तो इनकी मृत्यु के बाद इनका भाई कौन, नारायण राव पेशवा बना। लेकिन जो इसका पूर्व पेशवा का जो साचा था रघुनाथ राव, वो पेशवा बनना चाहता था। इसने क्या कर दी, इस नारायण राव की क्या कर दी, हत्या कर दी। तो इस तरीके के मामले के कारण क्या हो गया, इनके बीच में संघर्ष प्रारंभ हो गया। अंग्रेजों को अब मराठा राज्य में फूट डालने का क्या मिल गया, अवसर मिल गया। अंग्रेज तो इसी अवसर की तलाश से, वे हमेशा ही भारत में अपने साम्राज्य के भारतीयों की कमजोरी के कारण ही उन्होंने भारत के अंदर अपना साम्राज्य मजबूत किया था। और भारतीयों के सहयोग से, अंग्रेज कोई अपने सहयोग से नहीं बने थे, भारतीयों के सहयोग से ऐसे लड़ते रहते थे एक दूसरे से। जो देशद्रोही लोगों की मदद से ही धीरे धीरे वो क्या करते, भारत के अंदर मजबूत होते चले गए। पहले सूबेदार के कुछ गांव खरीदे, फिर धीरे धीरे बड़ा करते गए, फिर फरमान प्राप्त किए और फिर क्या हुआ, बक्सर और प्लासी जैसे में युद्धों के अंदर प्रत्यक्ष रूप से संघर्ष कर दिया। और अब भारत की प्रत्यक्ष स्थानीय शक्ति को अब क्या करने लगे, वो प्रत्यक्ष टक्कर देने लग गए थे। तो अब देखो हुआ क्या था, इस जो मैंने अभी आपको बताया कि रघुनाथ राव ने जो नारायण राव पेशवा बना था उसकी क्या कर दी, हत्या। तो मराठा नेताओं ने इस राघोबा के या रघुनाथ राव के इस कार्य का क्या किया, विरोध किया। ये भाई तेरा अच्छा काम नहीं है, अनैतिक कार्य, इस कार्य को हम नहीं मानेंगे और ऐसे पेशवा की हमें क्या है, जरूरत नहीं है। तो इस तरीके से जो मराठा सरदारों ने एक सभा की और सभा के अंदर इसका जो नाना फडणवीस है वो इसके संरक्षण बने और उनके संरक्षण के अंदर जो नारायण राव का नवजात यानी छोटा सा बालक था माधवराव द्वितीय, उसको शासक बना दिया और 12 भाइयों की क्या बना दी, परिषद बना दी। तो अब देखो ऐसा हुआ तो क्या हुआ, ये रघुनाथ राव रुष्ट होकर के कहाँ चला गया, अंग्रेजों के पास में चला गया। और यहीं से अंग्रेजों को क्या हो गया, हस्तक्षेप करने का यानी मराठों के अंदर जो फूट है, फूट डालने का मौका मिल गया। और रघुनाथ राव की जो पेशवा पद प्राप्त करने की जो भूख थी, उसी भूख ने क्या कर दिया, इस मराठों को हमेशा के लिए फिर पराजित यानी हमेशा के लिए क्या करेंगे, गुलाम बना लेंगे और मराठा स्वतंत्रता पर यहाँ से आघात प्रारंभ हो गया था। तो अंग्रेजों और रघुनाथ राव के मध्य 6 मार्च, यह ध्यान रखना, 6 मार्च 1775 को सूरत की संधि हुई थी। तो राघोबा पेशवा बनने के लिए कहाँ चला गया, तो बम्बई की जो कंपनी सरकार थी उससे सहायता मांगी और इससे सूरत के अंदर कंपनी सरकार और इन दोनों के बीच में 6 मार्च 1775 को संधि हो गई थी। इस संधि की कुछ शर्तें देखेंगे, वो शर्तें क्या थी कि अंग्रेज रघुनाथ राव को पेशवा बनने में क्या करेंगे, मदद करेंगे। अंग्रेज क्या करेंगे, रघुनाथ राव को पेशवा बनने में मदद करेंगे यानी उनका क्या करेंगे, सहयोग करेंगे। और इसके लिए 2500 ब्रिटिश सैनिक पेशवा की रक्षा के लिए कहाँ रखे जाएंगे, पूना में रखे जाएंगे। अब रघुनाथ राव क्या करेगा, यानी रघुनाथ राव यानी पेशवा अंग्रेजों को क्या करेगा, बेसिन, सालसेट और सूरत की लगान का आधा भाग देगा, यानी उसका आधा हिस्सा क्या देगा, कंपनी को देगा। इसके अलावा एक शर्त और जोड़ ली गई थी, वो शर्त यह थी कि कंपनी की अनुमति के बिना पेशवा न तो किसी से संधि करेगा और न किसी यूरोपीय को नौकरी रखेगा। ये हर कोई जो संधि होती थी उसमें ये शर्त हुआ करती थी भारतीय शक्तियों के साथ। इस प्रकार रघुनाथ राव की महत्वाकांक्षा और बम्बई सरकार के द्वारा उसके साथ में की गई संधि मराठों और अंग्रेजों के मध्य संघर्ष को अनिवार्य बना दी। इधर महत्वाकांक्षा किसकी थी, रघुनाथ राव को पेशवा बनना था और अंग्रेजों को क्या चाहिए था, बेसिन और सालसेट का प्रदेश चाहिए था। और इन दोनों की महत्वाकांक्षाओं के कारण ये संघर्ष क्या हो गया, अवश्यम्य भावी हो गया। तो अब हम देखेंगे जो नेक्स्ट है प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध के बारे में।
1775 ईस्वी से 1782 इसका काल है। इसको आप नोट कर ले कि प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध कब से कब तक चला था। ये 1775 से 1782 तक चला था। के मध्य अंग्रेजों और मराठों के मध्य संघर्ष चला और इस संघर्ष में ब्रिटिश सेना और संगठित मराठा सेना से क्या हुई, पराजय हुई थी। तो देखो कारणों की मैंने विवेचना कर दी, उसी के अंदर हम इसके काफ़ी सारे कारण थे। तो ये युद्ध भी काफ़ी अलग अलग चरणों के अंदर लड़ा गया था। ये एक चरण में नहीं लड़ा गया था। जिस दोनों के बीच में सूरत की संधि थी, उस संधि के द्वारा फिर अंग्रेजों ने क्या की थी, इसको पेशवा बनने में जो क्या की थी, इसके लिए सहायता की थी। अंग्रेजों ने सेना भेजी, प्रारंभ में क्या हुई, मराठों की पराजय हुई। लेकिन जो वॉरेन हेगस्टिन था उसने क्या कर दी थी, इनके साथ पुरंदर की संधि कर दी थी 1 मार्च 1776 में। कुछ समय के लिए युद्ध रुक गया। बाद में युद्ध का पुनः 1778 में वापस प्रारंभ हुआ और इस बार क्या हुआ, मराठे संगठित थे, यानी संगठित जो मराठा सेना थी उसने अंग्रेजों की जिस सेना का नेतृत्व कर्नल इगस्टन कर रहे थे, उस सेना को इन्होंने क्या कर दिया, मराठों ने पराजित कर दिया। और यहीं से इनको टर्निंग पॉइंट लेना चाहिए था। लेकिन युद्ध देखो बहुत लंबा चल रहा है और कहीं भी अंग्रेज यानी जब भी विदेशी आए, चाहे मैंने आपको पहले चाहे सल्तनत काल के आए, चाहे मुगल आए, जितने भी आए, शक कुषाण जितने भी अंग्रेज वगैरह सारे, वो भारतीयों को क्या करते थे, निरंतर कभी माफ नहीं करते थे। वो उसे जड़ से जैसा मौका सल कपट आदि के माध्यम से उसे समाप्त करना चाहते थे। लेकिन यहाँ भारतीय ऐसा नहीं कर रहे। तो 29 जनवरी 1799 ईस्वी को बड़गांव की संधि हुई। अंग्रेजों को क्या करनी पड़ी, 29 जनवरी 1799 को मराठों के साथ में बड़गांव की अपमानजनक संधि करने की। वो संधि अपमानजनक क्यों है, इसकी हम शर्तें देखो अभी देख लेते हैं। इस संधि की शर्तें थी, इस शर्तों के कारण ही अपमानजनक है। क्या शर्तें थी, जिसमें अंग्रेजों द्वारा विजित प्रदेश मराठों को वापस लौटाने थे। यानी अंग्रेजों ने जो भी प्रदेश जीते वो मराठों को क्या कर देंगे, वापस लौटा देंगे। और रघुनाथ राव को पूना दरबार को हवाले करना होगा। यानी क्या करेंगे, अंग्रेज रघुनाथ राव को पेशवा को सौंपेंगे और अंग्रेजों द्वारा 41,000 रुपये का क्या दिया जाएगा, युद्ध हर्जाना। ये तो क्या थी, अंग्रेजों के लिए बहुत ही अपमानजनक बात थी। इसके अलावा बड़ौद जिले की आय सिंधिया को देनी थी। और अगर अंग्रेज इस शर्त रखी गई थी कि पैसा नहीं देंगे तब तो बंधक के रूप में और आगे अच्छे व्यवहार के लिए 2 अंग्रेज अधिकारी फार्मर और स्टीवर्ट क्या करेंगे, मराठों के साथ में रहेंगे। तो इस तरीके से ये संधि क्या थी, अपमानजनक थी। लेकिन क्या हुआ था, वॉरेन हेगस्टिन ने इस संधि को नहीं माना था और इसके बाद इस जो युद्ध है इसका तीसरा चरण प्रारंभ हुआ। और इस तीसरे चरण के अंदर क्या हुआ था, हालांकि प्रारंभ के अंदर मराठे विजय हुए लेकिन बाद में इनकी हार भी हुई। लेकिन फिर भी इनके बीच में सालबाई की संधि 1782 में संपन्न हुई और उसके द्वारा ये प्रथम आंग्ल जो मराठा युद्ध है वो क्या हो गया, समाप्त हो गया। अब दूसरा देखेंगे, ये थोड़ा आप देख लीजिए। इस संघर्ष का मैं फोटो आपके सामने रखूँगा। ये देख लीजिए, इन दोनों के बीच में एक संघर्ष की जो कथा है, जो दोनों के, इसमें आप देख लीजिए, ये चित्र के माध्यम से है। इस तरीके से ये एक संघर्ष का दृश्य है। ये इस तरफ मराठे हैं और सामने ये जो टॉप वगैरह पहने हुए ये अंग्रेज हैं। अब देखेंगे द्वितीय आंग्ल मराठा संघर्ष। अब देखो इसके क्या, ये संघर्ष 1802 से 1805 ईस्वी तक यानी बहुत ही लंबे समय तक ये चला था। और इस संघर्ष का कारण लॉर्ड वेलेस्ली की साम्राज्यवादी महत्वाकांक्षा और मराठा सरदारों का क्या था, आपसी देश। देखो इस समय 1799 ईस्वी में लॉर्ड वेलेस्ली क्या था, भारत का गवर्नर जनरल बनकर आया था। तो इसके जो भारत का गवर्नर जनरल बन के आने से ही इनके बीच में क्या हुई थी, फिर संघर्ष की शुरुआत हुई थी। इस संघर्ष में मराठा सरदारों ने अलग अलग युद्ध अंग्रेजों से युद्ध किया और पराजित हुए। देखो अब था क्या, इस समय तक ये जो युद्ध आया तब तक जैसे 1798 में ये लॉर्ड वेलेस्ली भारत का गवर्नर आया जो सहायक प्रणाली लेकर आया था, सहायक संधि प्रणाली। तो अब देखो 1800 ईस्वी में जो मराठा दरबार के अंदर जो सिंधिया थे और होलकर आदि, ठीक है ना, मैं नाना फडणवीस की मृत्यु के बाद इनमें क्या हुआ था, वर्षों से स्थापित करने के लिए मतभेद प्रारंभ हो गए और ये से संघर्ष का वापस अड्डा बन गया। यानी नाना फडणवीस अब तक इन सब पर क्या थे, कंट्रोल रखा गया। यानी मराठों का इन्हें दिमाग यानी मस्तिष्क भी कहा गया। तो इन सब के कारण इनकी मृत्यु से ही क्या हो गई थी, इनके बीच में वापस मराठों के अंदर फूट प्रारंभ हो गई थी। अब कोई भी मराठे एक होकर के नहीं लड़े थे, यानी सभी मराठे अलग अलग संघर्ष करेंगे। और जब अलग अलग संघर्ष करेंगे तो उसका नतीजा क्या होगा, अलग अलग सिंधिया अलग लड़ेगा, होलकर अलग लड़ेगा,
और पेशवा अलग लड़ेगा। तो इन सब की बातों को क्या होगा, सभी अलग अलग लड़ेंगे तो क्या होगा, 3 चरण लड़े और तीनों चरणों के अंदर फिर अलग अलग लड़ करके मराठे क्या हुए, पराजित हुए। जैसे भोसले अरगांव के युद्ध में पराजित हुआ, सिंधिया फिर पराजित हुआ अंग्रेज से, लॉर्ड लेक से पराजित हुआ लासवाड़ी के युद्ध में। और सब पीछे क्या रह गया था, पीछे होलकर रह गया था। हालांकि होलकर और अंग्रेजों के बीच में अनिर्णित युद्ध रहा। काफी प्रारंभ के अंदर होलकर ने अंग्रेजों को पराजित भी किया था। अगर तीनों एक होकर लड़ते तो इसमें फिर अंग्रेजों को पराजित करते और बहुत ही यहाँ करारी पराजय अगर देते तो कुछ और ही स्थिति होती। इनके युद्धों के बारे में आगे हम देख ही रहे। दक्षिण भारत में भोंसले ने संघर्ष किया। किसने किया, दक्षिण भारत के अंदर जो भोंसले उसने आर्थर वेलेजली से क्या किया था, युद्ध किया। और 1803 ईस्वी में अमरगांव का युद्ध हुआ। इनके बीच में अमरगांव या कहीं मिलता है अरगांव का युद्ध। तो इस युद्ध में क्या हो गया, पराजित हुआ। और पराजित होने के बाद 17 दिसंबर 1803 में इसने क्या कर ली थी, भोंसले ने देवगांव की संधि कर लिया। अब देखो इससे याद कैसे रखना है, इसे याद रखने के लिए आपको एक ट्रिक बता देता हूँ, भोले और वेले दे। तो इससे याद हो जाएगा भोले और, यहाँ से याद रख देना, भोले और वेले दे, भोले और वेले दे। अब आप याद कैसे रखोगे भोले और वेले, तो इससे देखो भोले से आपको याद रख लेना भोंसले, और इसके बीच में अर्थ से कौन सा युद्ध हुआ था, अरगांव का युद्ध भी कहते हैं, इसे अमरगांव का युद्ध भी कहते हैं। और वेले से लॉर्ड जो आर्थर वेलेजली उनके बीच में हुआ था। और देव से बाद में संधि कौन सी हुई थी, दोनों के बीच में देवगांव की संधि हुई थी। तो इस तरीके से आप इसे याद रख लेते हैं। बाद में देखो सिंधिया के साथ में संघर्ष क्या चला, तो लालवाड़ी का युद्ध, जिसे लासवाड़ी भी मिलता, कहीं लासवाड़ी लालवाड़ी, इस युद्ध में भी सिंधिया क्या हुआ था, पराजित हुआ था। और 30 दिसंबर 1803 के सिंधिया और इनके अंग्रेजों के बीच में क्या हो गया था, सुरजी अर्जुन गांव की संधि हो गई थी। तो अब देखो इसको भी बहुत ही महत्वपूर्ण तरीके से याद रख सकते हैं। इसको कैसे याद रखेंगे, जैसे आपको याद रखना है कि यहाँ लेक ने संघर्ष किया था, तो आप याद रख सकते हैं कि जो, या तो ऐसे याद रख सकते हैं सिंधिया था, तो आप याद रख लेते हैं सीधी लाश लेक की सूजी, ऐसे याद रख सकते हैं। या फिर आप इसके ट्रिक ऐसे रख सकते हैं, लेक ने सिंधिया की लाश वाड़ी सुरजन अर्जुन गांव में, सुरजी गांव में, या सुरजी गांव कह सकते हो, है ना। लेक ने सिंधिया की लाश सुरजी गांव में वाड़ी, ऐसे याद रख सकते हो। तो इससे ये याद रह जाएगा आपको बहुत। होलकर व अंग्रेजों के मध्य अनिर्णित युद्ध रहा, यानी इसमें होलकर का पलड़ा भारी रहा था। और जनवरी 1806 में इसमें क्या हुई थी, राजघाट की संधि हुई थी। यानी होलकर के साथ बहुत ही थोड़ी सम्मानजनक तरीके से अंग्रेजों ने यहाँ पर संधि की थी, जिसके अनुसार होलकर ने चंबल नदी के उत्तरी क्षेत्र पर अपना अधिकार छोड़ लिया था। हालांकि ये सारी होने के बावजूद भी, जो इसे राजघाट या राजपुर घाट की संधि कहते हैं, इसके बाद भी मतलब अंग्रेजों ने अपनी बढ़त ले ली थी और इससे कुछ ले लिया था, जैसे चंबल नदी के उत्तरी क्षेत्र पर इसको अपना अधिकार छोड़ना पड़ा था। इसके अलावा होलकर को ये भी वचन देना पड़ा कि वो राजपूतानों के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप नहीं करेगा। अब देखेंगे तृतीय अंग्रेज मराठा संघर्ष। तृतीय आंग्ल मराठा जो संघर्ष है, इस संघर्ष के अंदर क्या था, भारत में अंग्रेज अपनी सर्वश्रेष्ठता बनाए रखने के लिए किया था। इस समय क्या था, 1813 में जो लॉर्ड हॉगस्टाइन नया जो गवर्नर जनरल बनकर के आया था, और वो भी लॉर्ड वेलेजली की तरह अंग्रेजी सर्वोच्चता स्थापित करना चाहता था, अपने साम्राज्य का जो प्रचार करना चाहता था। और इधर जो पेशवा ने अपने मंत्री तिलक राव की सलाह पर क्या किया था, मराठा संघ के अध्यक्ष के रूप में कार्य करने का प्रयास किया था। तो ये सारी बातें अंग्रेज इस गवर्नर हॉगस्टाइन को क्या होती, नागवार गुजरी थी। इस कारण उसने जो यहाँ के जो ब्रिटिश रेजिडेंट थे एल फिंस्टन, उसके माध्यम से पेशवा के साथ में 13 जून 1817 को क्या की थी, एक संधि की थी। और इस संधि के अनुसार क्या किया था, पेशवा को मराठा जो संघ के अध्यक्ष का पद है उसका त्याग करना पड़ा था। और 5 नवंबर 1817 को अंग्रेजों ने सिंधिया के साथ में संधि की थी। और इस संधि के अनुसार सिंधिया पिंडारियों को सहयोग नहीं करेंगे, और सिंधिया से ही जो राजपूतों से सीधी संधि करने का अधिकार है वो अंग्रेजों ने ले लिया था। यानी अंग्रेजों को जो राजपूतों से सीधी संधि करने का अधिकार है वो इसी सिंधिया से प्राप्त हुआ था। इस तरीके से ये इन्हें अंग्रेजों के साथ में अपमानजनक संधियां करनी थी। तो इस अपमानजनक संबंधों को तोड़ने के लिए मराठों ने संघर्ष प्रारंभ किया था। और इस संघर्ष की शुरुआत किसने की थी, पेशवा ने की थी। पेशवा ने जो पूना स्थित ब्रिटिश रेजिडेंसी पर आक्रमण करके प्रारंभ की थी, लेकिन हालांकि इसके अंदर क्या हुआ था, पेशवा पराजित हुआ था। लेकिन पेशवा की किरकी
के युद्ध के अंदर पराजय हुई थी, और अंतिम रूप से अष्टी के युद्ध में, और भोंसले की सीताबढ़ी के युद्ध में, और होलकर की महिदपुर के नामक स्थान यानी महिदपुर के युद्ध के अंदर क्या हुई थी, पराजय हुई थी। इस प्रकार तीनों क्या थे, अलग अलग लड़े और हार गए। और 18 जून 1818 को मेलकॉम ने क्या की थी, पेशवा के साथ, पेशवा कौन था इसमें, बाजीराव द्वितीय था, और इसी बाजीराव द्वितीय के साथ में क्या कर ली थी, इन्होंने संधि कर ली थी। और इस संधि के अनुसार क्या होना था, जैसे इस संधि की शर्तें थी जिसके अनुसार पेशवा का पद क्या कर दिया, समाप्त। अब कोई पेशवा वगैरह नहीं रहेगा, इनका साम्राज्य जो अंग्रेजी साम्राज्य के अंदर मिला लिया गया था। पेशवा को 8 लाख की पेंशन देकर बिठूर कानपुर यानी उत्तर प्रदेश के अंदर वहां पर इसे भेज दिया गया, जहाँ पेशवा की 1852 ईस्वी में क्या हो गई थी, मृत्यु हो गई थी। तो इस प्रकार अंग्रेजों ने अपनी जो कूटनीति और फूट डाला और राजद्रोह की नीति के द्वारा मराठों को क्या कर दिया था, पराजित कर दिया। भारतीय ऐसे ही लड़ते जाएंगे और एक दूसरे का क्या करेंगे, पैर काटते जाएंगे, यानी किसी को मजबूत नहीं करेंगे, और धीरे धीरे ऐसे करके वो क्या हो जाएंगे, सारे पराजित हो जाएंगे।